दिव्य जानवर किरीन के साथ अनुबंध करने के बाद मैंने जो पहला काम किया वो था उसे एक गुलाम के रूप में भूमिगत लड़ाई के अखाड़े में ले जाना। मैंने उसे सबसे कम कीमत पर नीलाम भी कर दिया और फिर एक निम्न स्तर के पानी के सांप के साथ अनुबंध कर लिया। सबने मेरा मजाक उड़ाया कि मैं एक बेवकूफ हूँ, लेकिन मैं कुछ कहे बिना बस ठंड से मुस्कुराया, क्योंकि मेरे पिछले जीवन में इस कमीने किरीन और स्कूल की पाखंडी स्टार ने मिलकर मुझे धोखा दिया था, जिससे मुझे सिंहासन से गिरना पड़ा। दूसरी ओर वो निम्न स्तर का पानी का सांप अंत में दुनिया को तबाह करने वाला राक्षस बन गया। अब मैं अपने सामने मुझे घूर रही अग्नि किरीन को देखता हूँ। मेरे दिल में गुस्सा भड़क उठा। मैंने अपना मोबाइल उठाया और मैनेजर वांग नाम से सेव किए गए नंबर पर कॉल किया। हेलो फोंग युआन, उस मामले में आपने क्या फैसला किया है? अग्नि किरीन निश्चित रूप से हमारे भूमिगत लड़ाई के अखाड़े का तुरुप का इक्का बन सकता है। बस एक रात की लड़ाई में तुम अपने सारे कर्ज चुका सकते हो। ऐसा लग रहा था कि मैनेजर वांग बहुत उत्साहित थे। वो उत्सुकता से मुझे मनाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, मेरे लिए सबसे नजदीकी मैच का इंतजाम करो। जीतने के बाद मैं वहीं पर अग्नि किरीन को तुरंत नीलाम कर दूंगा। नीलामी से मिले पैसे में से 9 हिस्से मेरे और 1 हिस्सा आपका। क्या कहा तुमने? तुम अग्नि किरीन को नीलाम करोगे? तुमने सही सुना, आधे घंटे में जिन लोग बिल्डिंग के सामने मिलते हैं। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। फोंग युआन, यहाँ आओ, यहाँ आओ, मैंने तुम्हारे लिए सबसे नजदीकी मैच का इंतजाम कर दिया है। 20 मिनट में शुरू हो जाएगा। मैं मैनेजर वांग के पीछे पीछे लॉबी में लिफ्ट के सामने तक गया। एक नौजवान जिसका चेहरा पीट पीट कर सूजा हुआ था, उसे 2 सुरक्षा गार्ड उठाकर बाहर ले जा रहे थे। मेरे चेहरे का भाव नहीं बदला। बिना सोचे ही मैं समझ गया कि यह निश्चित रूप से मेरे जैसे हाई स्कूल के छात्र को डराने के लिए था। फोंग युआन, जो तुमने अभी फोन पर कहा था, क्या वो सच है? आप निश्चिंत रहें, मैं कभी मजाक नहीं करता। मेरा दृढ़ जवाब सुनकर मैनेजर वांग ने फिर से वो मुस्कान दिखाई जो उन्हें सबसे सच्ची लगती थी। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुला। आंखों के सामने एक विशाल भूमिगत लड़ाई का अखाड़ा था। मंच पर 2 आत्मिक जानवर पागलों की तरह एक दूसरे का मांस नोच रहे थे। मैं मैनेजर वांग के पीछे पीछे बैकस्टेज लाउंज की ओर गया। अंदर जाते ही 7-8 बॉडीगार्ड हाथ पीछे बांधे खड़े थे। वे इंसानी दीवार की तरह बाहर जाने का रास्ता रोके हुए थे। मैंने परवाह नहीं की और लापरवाही से पास के चमड़े के सोफे पर बैठ गया। मैनेजर वांग ने हेड बॉडीगार्ड के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। उसने मेरी ओर सिर हिलाया और फिर जल्दी से चला गया और मंच पर एक नया मैच फिर से शुरू हो गया था। उद्घोषक की आवाज खत्म होते ही मंच पर एक हट्टा कट्टा आदमी दिखाई दिया। उसके होठों के कोनों पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान थी। मैं तुमसे लड़ने आया हूँ। एक दुबला पतला आदमी बाहर आया। ब्लैक आयरन रैंक 4 का बीस्ट मास्टर वांग मिंग आपका मार्गदर्शन चाहता है। वांग मिंग के हाथ में एक रोशनी चमकी। एक आत्मकद आग खाने वाला बैल अखाड़े के बीच में प्रकट हुआ। लू रेन ने भी अपनी हथेली पलटी और अपने आत्मिक जानवर को बुलाया। एक भालू की दहाड़ गूंजी। 2 मीटर लंबा पृथ्वी फाड़ने वाला भालू एक छोटे पहाड़ की तरह लू रेन के सामने खड़ा हो गया। तभी रेफरी ने मैच शुरू होने की घोषणा की। आग खाने वाला बैल एक तेज रफ्तार कार की तरह पृथ्वी फाड़ने वाले भालू की ओर दौड़ा। ये देखकर लू रेन मुस्कुराया और उसने चुटकी बजाई। पृथ्वी फाड़ने वाले भालू ने अपना पंजा जोर से जमीन पर मारा। जमीन तुरंत जोर से कांप उठी। अचानक वो चौंकाने वाली गति से आगे बढ़ा। उसने अपना विशाल पंजा उठाया और आग खाने वाले बैल पर ऐसा वार किया कि उसकी खोपड़ी टूट गई और भेजा बाहर बिखर गया। क्या कोई और चुनौती देने की हिम्मत करता है? लू रेन एक विजयी राजा की तरह खड़ा था। आज रात की लड़ाई बहुत उबाऊ है। अगर आखिरी बचा हुआ प्रतियोगी मंच पर आने की हिम्मत नहीं करता तो जल्दी से हार मान लो। आज रात के प्रतियोगियों में से सिर्फ मैं ही बचा था जो अभी तक मंच पर नहीं गया था। वो लगभग मेरा नाम पुकारने ही वाला था। युद्ध की घोषणा जैसी इस हरकत ने तुरंत दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया। जो दर्शक स्थिति को नहीं समझ पाए थे वे आलोचना करने लगे। मैं मंच पर खड़ा होकर शांति से दर्शकों के संदेह का सामना कर रहा था। सिर्फ रैंक 2, मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हें यहाँ मुझे चुनौती देने का आत्मविश्वास किसने दिया? इतनी बातें क्यों कर रहे हो? लड़कर ही पता चलेगा। 20 डायमेंशन में एक रोशनी चमकी। अग्नि किरीन शान से अखाड़े के बीच में प्रकट हुआ। उसके चमकीले बालों ने लगभग सबको अंधा कर दिया।
ये सर्वविदित है कि आत्मिक जानवरों का पावर लेवल आमतौर पर बीस्ट मास्टर के लेवल से अधिक नहीं होता, जिसे ब्लैक आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और अन्य रैंकों में विभाजित किया गया है। इसलिए भले ही आत्मिक जानवर का ब्लड लाइन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर बीस्ट मास्टर का लेवल साथ नहीं देता तो ये बेकार है। यह आत्मिक जानवर बुरा नहीं लगता। रेफरी की आवाज खत्म होते ही पृथ्वी फाड़ने वाला भालू एक बार फिर जोरदार गति से आगे बढ़ा। वो सीधे अग्निकिरीन की ओर दौड़ा। अग्निकिरीन ने भी अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करके उसकी ओर छलांग लगाई। मंच के नीचे कई दर्शकों ने आहें भरी। पृथ्वी फाड़ने वाले भालू का हमला कोई मजाक नहीं था। क्या तुमने नहीं देखा कि अभी अभी आग खाने वाले बैल जैसे विशाल आत्मिक जानवर को भी दूर फेंक दिया गया था? लेकिन जब दोनों आत्मिक जानवर आपस में भिड़े तो पृथ्वी फाड़ने वाले भालू को ही कई कदम पीछे हटना पड़ा। अग्निकिरीन, नारकीय लपटों का सागर। ऐसा लग रहा था कि अग्निकिरीन अनिच्छुक था। मैं उसकी आंखों में असंतोष और नाराजगी को साफ महसूस कर सकता था। मेरा चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। एक धोखेबाज आत्मिक जानवर जो आज्ञा नहीं मानता और किसी भी समय अपने मालिक को मारने के लिए तैयार है। अगर यह मेरे लिए अभी भी उपयोगी नहीं होता तो मैं इसे अभी ही मार डालता। मैंने कुछ नहीं कहा, बस ठंडी नजरों से अग्निकिरीन को देखता रहा। लेकिन जब उसने पृथ्वी फाड़ने वाले भालू को फिर से अपनी ओर आते देखा, अपनी रक्षा के लिए अग्निकिरीन ने आज्ञाकारी रूप से अपनी अंतिम चाल के लिए शक्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब हार मान लो या अपने आत्मिक जानवर का शव उठाने के लिए तैयार हो जाओ। चुनाव तुम्हारा है। लू रेन को झुलसाने वाली गर्मी महसूस हुई जिससे उसका दम घुट रहा था। अगर वो आत्मिक जानवर अपनी चाल चलता तो पृथ्वी फाड़ने वाला भालू निस्संदेह मर जाता। मैं हार मानता हूँ। अग्निकिरीन ने अपना सिर एक तरफ झुकाया। आग का एक गोला बाहर निकला। उच्च शक्ति वाले सीमेंट से बना अखाड़ा तुरंत आग के समुद्र में बदल गया। लू रेन राहत की सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ा। इतनी जल्दी हार मत मानो। तुम्हारा अभिमान कहाँ गया? पैसे वापस करो। नौजवान, मुझे पूछने दो, तुम्हारा आत्मिक जानवर किस ब्लडलाइन लेवल का है? डायमंड ब्लडलाइन लेवल, मैंने शांत स्वर में कहा। लू रेन एक बेजान व्यक्ति की तरह जमीन पर पड़ा था। आत्मिक जानवर का ब्लडलाइन लेवल अक्सर उसकी विकास की ऊपरी सीमा, अभ्यास की गति और अद्वितीय कौशल को निर्धारित करता है। इसे प्रतिभा कहा जा सकता है। पृथ्वी फाड़ने वाला भालू, जिसे लू रेन ने लगभग आधा जीवन प्रशिक्षित किया था, केवल सिल्वर ब्लडलाइन का था। मैं जानता हूँ कि अभी हर कोई ईर्ष्या कर रहा है कि मेरे पास डायमंड ब्लडलाइन का आत्मिक जानवर कैसे हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अब आपके पास भी ऐसा ही आत्मिक जानवर रखने का मौका है। मेरे शब्द पानी में फेंके गए एक विशाल पत्थर की तरह थे जिससे बड़ी लहरें उठी। तुरंत बहुत सी फुसफुसाहटें होने लगी। नौजवान, गोलमोल बातें मत करो, जल्दी से हमें बताओ आगे। मैं इस डायमंड ब्लडलाइन वाले आत्मिक जानवर को नीलाम करने जा रहा हूँ। शुरुआती कीमत 1 युआन। पूरा हॉल एक पल के लिए सन्न रह गया। अविश्वसनीय था कि कोई अपने बेहतरीन आत्मिक जानवर को नीलाम करेगा। जल्द ही बोलियों की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। नीलामी की कीमत लगातार बढ़ती गई। जल्द ही कीमत 30 मिलियन तक पहुंच गई। मेरे होठों के कोनों पर एक मुस्कान आ गई। मुझे अभी पैसों की सख्त जरूरत है क्योंकि मेरी यादों में कुछ ही दिनों में जोंघाई शहर के सबसे बड़े आत्मिक जानवर प्रजनन केंद्र में कोई एक अद्भुत आत्मिक जानवर का अंडा सेगा जो असीमित रूप से विकसित हो सकता है। और कई साल बाद वह भाग्यशाली लड़का इस आत्मिक जानवर के सहारे पूरे ड्रैगन देश की नई पीढ़ी के सबसे मजबूत व्यक्ति बन गया। प्रजनन केंद्र केवल आत्मिक जानवरों के अंडे प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। मुझे नहीं पता कि वो दैवीय स्तर का आत्मिक जानवर किस अंडे में है, इसलिए मुझे परीक्षण और त्रुटि के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है। वो दैवीय स्तर का आत्मिक जानवर, मुझे उसे हर हाल में पाना है। 80 मिलियन, साथ में एक प्लेटिनम स्तर का आत्मिक जानवर का बच्चा और एक फ्रॉस्ट ड्यू ब्लॉसम जो बीस्ट मास्टर की प्रतिभा को बढ़ा सकता है। कौन इससे ज्यादा कीमत देने की हिम्मत करता है? तो वो मेरे लिंक परिवार का दुश्मन बनना चाहता है। तुम कोशिश करके देख सकते हो। उद्घोषक की गूंजती उल्टी गिनती के साथ यह नीलामी समाप्त हो गई। छोटे भाई फोंग युआन, हमारे चेयरमैन लिंक तुमसे मिलना चाहते हैं। वो लगातार मुझसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने मैनेजर वांग को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पिछले जीवन की खबरें मुझे बहुत अच्छी तरह से याद हैं। कल जिनलोक समूह के सभी महत्वपूर्ण लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
भले ही पूरा समूह इसमें शामिल हो, लेकिन जो पैसा मुझे मिला है वो एक कानूनी नीलामी से है। और अग्निकिरीन, जो लिंग वुतांग का होना चाहिए था, मेरे हाथों में वापस आ जाएगा। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? क्या मैं अग्निकिरीन को इतनी आसानी से किसी और को दे दूंगा? जल्द ही मैं भूमिगत पशु अखाड़े के सबसे गहरे हिस्से में एक छोटे से कमरे में पहुंच गया। तो आप छोटे भाई फोंग युआन हैं। 20% की छूट। अगर यह संभव नहीं है तो बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि हम अभी भी बात कर सकते हैं। जब मुझे फायदा हुआ तो मैं भी संतुष्ट हो गया। अंत में मुझे 50 मिलियन और एक प्लेटिनम स्तर का जानवर का बच्चा मिला, और मुझे एक फ्रॉस्ट ड्यू ब्लॉसम भी मिला जो मेरे लिए उपयोगी है। 3 मिनट के भीतर मुझे बैंक से एक सूचना संदेश मिला। मैंने तुरंत अग्निकिरीन को 20 डायमेंशन से बाहर निकाल दिया। सो रहा अग्निकिरीन भ्रम में चारों ओर देखने लगा। जब उसने मुझे देखा तो वो तुरंत क्रोधित हो गया। उसे याद था कि पहले अगर वो 20 डायमेंशन छोड़ने को तैयार नहीं होता था, मैं उसे कभी मजबूर नहीं करता। लेकिन फिर उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसे खुशी से उछलने पर मजबूर कर दिया। उसके बेकार मालिक ने एक तरफा अनुबंध रद्द कर दिया। अग्निकिरीन को तुरंत स्वतंत्रता मिल गई। वो उत्साह से दहाड़ा और कमरे से बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। लेकिन आसपास के लोगों ने तुरंत अग्निकिरीन के नितंबों में बेहोशी की दवा के 2 इंजेक्शन लगा दिए। अग्निकिरीन की हरकतें रुक गईं और वो गिर पड़ा। उसी समय मैंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि मेरे आसपास के लोग अमित लग रहे थे। मैंने अपना मोबाइल फोन उठाया और उसे हिलाया। चूंकि पैसा खाते में आ गया है, मुझे वापस रिपोर्ट करने जाना होगा। बॉस लिंग, मुझे लगता है कि हम भविष्य में अक्सर सहयोग करेंगे। लिंग वुतांग, जो धोखा देने की सोच रहा था, तुरंत चौंक गया। छोटे भाई फोंग युआन। मैं एक सार्थक मुस्कान के साथ मुस्कुराया। तुम्हें कल पता चल जाएगा। जिनलोग बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद मैंने तुरंत एक कॉल की। नमस्कार, ये लॉन्गडन सिक्योरिटी कंपनी जोंगहाई शहर शाखा है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं 2 मिलियन का भुगतान करता हूँ। 5 दिनों के लिए मेरी रक्षा करो। अभी जिनलोग बिल्डिंग के नीचे आओ। कृपया 2 मिनट प्रतीक्षा करें। हम आपके लिए एक शीर्ष विशेषज्ञ की व्यवस्था कर रहे हैं। गुप्त कोड बाद में आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा। जल्द ही मुझे एक संदेश मिला। 2 छोटी लाइन का संदेश देखकर मैं पूरी तरह से अवाक रह गया। जल्द ही मैंने एक बूढ़े आदमी को जिनलोग बिल्डिंग के नीचे टहलते हुए देखा। मैं तुरंत उसकी ओर लपका। क्या आपके पास सिगरेट है? मेरे पास 2 लाइटर हैं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मैं वास्तव में दूरदर्शी था। रास्ते में बुरे इरादों वाले लोग लगातार दिखाई देते रहे, जैसे कि काटी गई लीक जो फिर से उगाती है। लेकिन ये बूढ़ा बॉडीगार्ड, भले ही वो हवा से उड़ जाने जितना कमजोर लग रहा था, लेकिन जब वो लड़ता था तो अल्ट्रामैन को भी 2 घूंसे खाने पड़ते। अगले दिन मैं सीधे जोंगहाई बीस्ट ब्रीडिंग सेंटर गया। यहाँ मेरी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई जिसने मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। शेन योचू। मेरे पिछले जीवन में जब मेरा परिवार बर्बाद हो गया था, सभी रिश्तेदारों और दोस्तों ने मुझसे प्लेग की तरह परहेज किया। केवल शेन योचू ने मेरे सबसे कठिन समय में मेरी मदद की। बाद में मैं कहीं और काम करने चला गया और हमारा संपर्क टूट गया। अंत में मैंने सुना कि उसने एक शराबी पति से शादी कर ली। जब वो पीता था तो वो अक्सर उसे पीटता था। जब मैंने ये सुना तो मैं अपने विकलांग शरीर को घसीटकर लड़ने चला गया। लेकिन एक विकलांग बीस्ट मास्टर एक शारीरिक रूप से शक्तिशाली शराबी से कैसे लड़ सकता है? कुछ ही घूंसों के बाद मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। फिर भी ये शेन योचू ही थी जो अपने शराबी पति से छिपकर मेरे इलाज के बिल का भुगतान करने आई। उसे फिर से देखकर मेरे दिल में एक अवर्णनीय भावना पैदा हुई। ऐसा लगा जैसे उसने मेरी नजर महसूस कर ली हो। शेन योचू ने भी इस तरफ देखा। नमस्ते, आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ जानवरों के अंडे चाहिए। कुछ। शेन योचू भी थोड़ी हैरान थी। आमतौर पर जो ग्राहक जानवरों के अंडे खरीदने आते हैं, वे अक्सर ध्यान से देखते हैं और एक अंडा खरीदने का फैसला करने से पहले लंबे समय तक विचार करते हैं। मुझे जो मात्रा चाहिए वो काफी बड़ी है। क्यों न मैं पहले आपका वीचेट ऐड कर लूं? फिर मैं शाम को फिर से देखने आ सकता हूं। शेन योचू बहुत सतर्क थी। अनगिनत ग्राहक उसका वीचेट ऐड करना चाहते थे। माफ कीजिए, हमारे यहाँ नियम है कि हम निजी तौर पर ग्राहकों का वीचेट ऐड नहीं कर सकते, तो मैं इसके बजाय आपकी ग्राहक सेवा का वीचेट ऐड कर लेता हूँ। लेकिन जब मौके पर माल का निरीक्षण किया जाएगा तो आपको वहाँ होना होगा। भले ही शेन योचू बहुत चतुर थी, इस समय वह भी भ्रमित थी, लेकिन ये सोचकर कि उसे अभी भी एक बड़ा कमीशन मिलेगा।
वो अभी भी विनम्रता से मुस्कुराई और सिर हिलाया। समय बीतता गया और रात के 2 बज गए। मैं लाओ ली को आत्मिक जानवर प्रजनन केंद्र के रिसेप्शन पर ले आया और शेन योचू से मिला। मैंने ग्राहक सेवा से सुना कि आपको इन 2 दिनों के सभी आत्मिक जानवर के अंडे चाहिए? हाँ, अब मुझे सामान दिखाओ। मैं शेन योचू के पीछे एक कार्यालय में गया। मैनेजर लियू, ग्राहक आ गया है। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं इस खेप की गुणवत्ता की गारंटी नहीं दे सकता और एक बार बिक जाने के बाद कोई वापसी या विनिमय नहीं होगा। 750 अंडे, कुल 30 मिलियन। आप कार्ड से भुगतान करेंगे या नकद? कार्ड। मिस्टर फोंग युआन, मेरा नाम लू यांग है। आपके साथ काम करके खुशी हुई। समय निकाल कर मेरे लिए अंडे सेने की व्यवस्था करें। वो मुझे और शेन योचू को एक प्रयोगशाला जैसी जगह पर ले गया। ये हमारा सारा मौजूदा स्टॉक है। आत्मिक जानवर के अंडे सेने का भी एक अलग शुल्क है। मुझे याद है कि मेरे पास एक प्लेटिनम स्तर का जानवर का बच्चा है जो यहाँ पाला जा रहा है और एक फ्रॉस्ट रेन क्रिस्टल ब्लॉसम भी है। उस प्लेटिनम स्तर के जानवर के बच्चे को मैं आपको बाजार मूल्य पर दूंगा। कैसा रहेगा? हम आपकी शर्तों को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन मुझे पहले ये जानना होगा कि इन आत्मिक जानवर के अंडों को सेने का आपका उद्देश्य क्या है। मुझे एक शक्तिशाली आत्मिक जानवर चाहिए और सभी आत्मिक जानवर के अंडों को खरीदकर एक साथ सेने का कारण बस दक्षता के लिए है। बस इतना ही? ठीक है, सबसे जल्दी कल तक सेने का काम पूरा हो जाएगा। ये सुनकर मैंने उदासीनता से एक उंगली उठाई। मुझे उसमें से केवल एक आत्मिक जानवर चाहिए। उस समय सभी सेने हुए आत्मिक जानवरों की जानकारी इकट्ठा करके मुझे भेज देना। और वो फ्रॉस्ट रेन क्रिस्टल ब्लॉसम, उसे अभी मुझे दे दो। मैंने एक छोटा लंबा बक्सा लिया। बक्सा खोलते ही मेरे चेहरे पर एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका लगा। मैं अब चलता हूँ। घर पहुंचकर मैंने उत्साह से फ्रॉस्ट रेन क्रिस्टल ब्लॉसम वाला बक्सा खोला। फ्रॉस्ट रेन क्रिस्टल ब्लॉसम की पंखुड़ियां खाई जा सकती हैं और अगर सीधे खाया जाए तो यह न केवल बीस्ट मास्टर की प्रतिभा को बढ़ाता है, बल्कि प्रतिभा के स्तर को उन्नत करने का भी मौका देता है। ये सोचकर मैंने तुरंत फूल की पंखुड़ी को अपने मुंह में डाल लिया। तुरंत मुझे ठंडी हवा से दर्द महसूस हुआ जो मेरे पेट में घुस गई। मैं बिस्तर पर इतनी जोर से खांसा कि मेरा चेहरा लाल हो गया। आवाज सुनकर लाओ ली जल्दी से अंदर आया। एक बड़ा हाथ जिसमें आध्यात्मिक शक्ति थी, उसने धीरे से मेरी छाती पर थपथपाया। तुरंत मुझे बहुत राहत महसूस हुई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि लाओ ली बिस्तर के पास खड़ा है, जो गर्मजोशी से भरा लग रहा था। ये लड़का वास्तव में साहसी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस फूल की पंखुड़ी को खाने की? अगर मैं कल रात यहाँ नहीं होता तो तुम बर्फ में जम गए होते, लाओ ली ने ठंडी आवाज में कहा और कमरे से बाहर चला गया। मुझे वहां भ्रमित खड़ा छोड़कर मैंने अभी देखा कि हवा में जड़ी बूटियों की सुगंध थी, लेकिन उसी समय मेरे सिर में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। बीस्ट मास्टर प्रतिभा विकसित हो गई है। एसएसए स्तर की प्रतिभा, बुक ऑफ 10,000 बीइंग्स, जागृत हो गई है। आपके आत्मिक जानवर आपके प्रति 100% वफादार होंगे। दूसरे शब्दों में, अग्निकिरण जैसी स्थिति फिर कभी नहीं होगी। लेकिन होंगिन के अगले शब्दों ने मेरी सांसें रोक दी। बुक ऑफ 10,000 बीइंग्स आपको कोई भी शक्ति प्रदान करेगी जो आप चाहते हैं। हर बार जब आप स्तर बढ़ाते हैं, यह उस शक्ति को अनलॉक करेगा जिसकी आप अपने दिल में सबसे ज्यादा इच्छा रखते हैं। मैंने जल्दी से अपने मन को नियंत्रित किया और 20 डायमेंशन में प्रवेश किया। एक प्राचीन दिखने वाली बड़ी किताब बीच में तैर रही थी। मैंने धीरे धीरे उस किताब को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही मैंने उस बड़ी किताब को छुआ, एक तेज रोशनी चमकी। फिर मेरे दिमाग में बहुत सारा ज्ञान प्रकट हुआ। अनगिनत जानकारी के प्रवाह ने मुझे दर्द से कराहने पर मजबूर कर दिया। अरे लड़के, क्या तुम ठीक हो? मैंने बस अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया और तब तक हंसा जब तक मेरा शरीर कांप नहीं गया। बहुत बुरा, बहुत बुरा। कल उस जहरीले बर्फ के फूल ने उसे जरूर बेवकूफ बना दिया होगा। चलो, हम बीस्ट ब्रीडिंग बेस पर चलते हैं। ये कहकर मैं तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। जल्द ही मैं और लाओ ली बीस्ट ब्रीडिंग बेस पर पहुंच गए। शेन योचू ने मुझे आते देखा और मुस्कुराकर हाथ हिलाया। मैंने वापस मुस्कुराकर सिर हिलाया। जो जानकारी उसने मुझे भेजी थी मैंने अभी कार में देखी। सभी 7 प्रकार के जानवरों को अलग करो, बाकी की परवाह मत करो। शेन योचू ने स्वीकार किया और लू यांग की ओर दौड़ी। मैं बेस में टहल रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ लियू रुयान से मिलूंगा। इस समय वो एक जानवर का अंडा पकड़े हुए थी और उसे ध्यान से देख रही थी।
मैं भी अवाक महसूस कर रहा था, लगभग 2 सेंटीमीटर मोटे अंडे के छिलके के माध्यम से देखते हुए। आवर्धक कांच से क्या देखा जा सकता है? जब तक एक कोमल पुरुष स्वर सुनाई नहीं दिया, रुयान मत देखो, तुम इस तरह कुछ नहीं देख सकती। उसी समय शेन योजू दौड़ती हुई आई और कहा, जो आपने ऑर्डर किया था वो तैयार है। शेन योजू की हरकतों ने लियू रुयान का ध्यान खींचा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने बिना किसी सूचना के अग्नि किरण को नीलाम कर दिया और मुझे पूरे दिन के लिए छोड़ दिया। तो तुम यहाँ किसी और को बिक्री करने में मदद कर रहे थे। तुम ही हो जिसने रुयान को छोड़ दिया। उस दिन मेरे पास सच में कुछ काम था। तो क्या तुम लियू रुयान के कौन हो? तुम्हें उसके लिए क्यों खड़ा होना पड़ रहा है? मैंने वांग ज़ेचेंग को थोड़ी चिढ़ाने वाली नजर से देखा। मेरे शब्द सुनकर वांग ज़ेचेंग अवाक रह गया। मैं वो हूँ जो रुयान को चाहता है, जो उसे परेशान करेगा। मैं वांग ज़ेचेंग उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये नाम सुनकर भीड़ में से किसी ने कहा, क्या यह वांगशी फार्मास्यूटिकल ग्रुप के युवा मास्टर हैं? सच में, ये तो सैकड़ों मिलियन की कंपनी के युवा मास्टर हैं। आसपास के लोगों की फुसफुसाहट सुनकर वांग ज़ेचेंग बहुत संतुष्ट लग रहा था। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान दिखाई दी। फिर वो एक चुनौतीपूर्ण नजर के साथ मेरे सामने आया। मैं हंसा। तुम्हारा वो पिता? उस समय बस ऐसी कंपनियों की कमी थी, इसलिए तुम्हारे भाग्यशाली पिता को चुना गया और अब तुम बहुत गर्वित हो। वांग ज़ेचेंग ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा और उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने अपनी मुट्ठी भींची और सीधे मेरे गाल की ओर बढ़ा। मैंने अपना हाथ खोला और वांग ज़ेचेंग की मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया। मैंने वांग ज़ेचेंग को एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। अगर तुम्हारे पास कौशल नहीं है तो दूसरों के लिए खड़े मत हो। जो व्यक्ति पीड़ित होगा वो तुम ही होगे। फिर मुझे कुछ याद आया और मैंने अपनी जेब से 200 युआन के नोट निकाले। ये 200 पहले ले लो। एक विशेषज्ञ के पास जाओ और अपने दिमाग का इलाज कराओ। ये देखकर कि मैंने रुक गया हूँ। लियू रुयान जल्दी से दौड़ी आई। फोंग युआन, तुमने ऐसा क्यों किया? वो बस तुमसे बात करने आया था, तुम उसे क्यों मारोगे? यह मेरी गलती नहीं है, उसने पहले शुरू किया था और अगर मैं वापस नहीं लड़ता तो अभी जमीन पर लेटने वाला मैं होता। ये कहकर मैं जानवर लेने के लिए शेन योजू के साथ लू यांग के पास गया। ब्रीडिंग बेस के रास्ते में मैंने चुप्पी तोड़ी। तुम भी चुन्यू बीस्ट मास्टर हाई स्कूल में हो, है ना? क्या तुम बाहर प्रशिक्षण के लिए नहीं जाते? ये सुनकर शेन योजू ने एक मजबूर मुस्कान दी। मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं पार्ट टाइम काम नहीं करती तो कुछ ही दिनों में मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे। हाँ, हालांकि मैं हमेशा से जानता था कि शेन योजू का परिवार ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना बुरा होगा। मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ, बस एक शब्द कहो। मैंने माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन जब शेन योजू ने ये सुना तो उसने अपना सिर और भी नीचे कर लिया। आपकी दया के लिए धन्यवाद। मेरी दादी अभी भी अस्पताल में हैं और उन्हें मेरी देखभाल की जरूरत है। मैंने अपने होंठ भींचे और एक लंबी सांस ली। मुझे अभी थोड़ा और विनम्र होना चाहिए था। मैंने माहौल को इतना अजीब बना दिया। 5 मिनट से भी कम समय में दोनों ब्रीडिंग बेस पर पहुंच गए। दरवाजे में घुसते ही मैंने 20 से ज्यादा सांप के बच्चे देखे। मैं धीरे धीरे सबसे छोटे सांप के बच्चे की ओर चला, इससे पहले कि मैं ध्यान से देख पाता। 20 डायमेंशन में बुक ऑफ 10,000 बीइंग्स ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैंने अपनी हथेली बढ़ाई और उसे धीरे से उठा लिया। मैं इसे ले लूंगा। बुक ऑफ 10,000 बीइंग्स स्वचालित रूप से विशेष रूप से मजबूत ब्लड लाइन वाले जानवरों को निशाना बनाती हैं, एक डिटेक्टर की तरह। मेरे हाथ पर अनुबंध की रोशनी चमकी। सांप के बच्चे ने कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया और अनुबंध सीधे पूरा हो गया। अनुबंध हो गया। दूर से दौड़कर आ रही लू यांग ने ये दृश्य देखा। इस तरह के एक आम सांप के साथ तुमने बिना सोचे समझे अनुबंध कर लिया। अगर दूसरे लोग इस ब्लड लाइन के जानवर के बारे में जानते हैं तो वे कैसा महसूस करेंगे? मुझे याद नहीं कि बीस्ट ब्रीडिंग बेस का उप प्रमुख एक महिला है जो दूसरों के मामलों में दखल देना पसंद करती है। खैर, मुझे काम पर जाना है। इन जानवरों के बच्चों का क्या होता है मुझे अब परवाह नहीं है। ये कहकर लू यांग दरवाजे से बाहर चला गया। एक छोटा सा बवंडर बना जिसने बाकी के 700 से ज्यादा जानवरों के बच्चों को 20 डायमेंशन में खींच लिया। जैसे ही वे जानवर के बच्चे 20 डायमेंशन में घुसे, वे छोटे प्रकाश स्रोतों में बदल गए और बुक ऑफ 10,000 बीइंग्स में उड़कर समा गए। जब शेन योजू काम पर गई थी, उस मौके का फायदा उठाकर
मैंने अपनी चेतना 20 डायमेंशन में भेज दी। इतने सारे जानवरों के बच्चों को खाने के बाद बुक ऑफ 10,000 बीइंग्स पहले स्तर पर पहुंच गई थी। किताब के पन्ने पर एक पंक्ति दिखाई दी, बीस्ट रैपिड ट्रेनिंग। इस विधि में मालिक को एक विशेष श्वास तकनीक सीखने और दोगुने परिणाम प्राप्त करने के लिए जानवर के साथ अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। मालिक आध्यात्मिक ऊर्जा को जानवर के शरीर में भेजता है, फिर जानवर उन ऊर्जाओं को अवशोषित करता है जिनकी मानव शरीर को आवश्यकता नहीं होती है, और फिर शुद्ध की गई आध्यात्मिक ऊर्जा को मालिक को वापस भेजता है। जब मैंने तकनीक को याद कर लिया, मैंने थंडरवाटर स्नैक को बुलाया। आदमी और जानवर ने मिलकर श्वास तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अनजाने में मैं पास के एक पेड़ के नीचे सो गया। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया। मैंने धुंधलेपन में महसूस किया कि कोई मेरे कंधे को धीरे से थपथपा रहा है और मैं तुरंत चौंक कर जाग गया। मेरे सामने खड़ी शेन योचो चिंतित लग रही थी। मैंने शर्मिंदगी से अपने बाल सहलाए। जब मैं वापस आई तो मैंने तुम्हें सोते हुए देखा, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। मैं शर्म से मुस्कुराया। मैंने मन में थंडरवाटर स्नैक को बुलाया। पास की झाड़ी से तुरंत एक आकृति निकली, जिससे दोनों चौंक गए। थंडरवाटर स्नैक अब 2 मीटर से ज्यादा लंबा था। त्रिकोणीय सांप का सिर तेज कांटों से भरा था। थोड़ी देर बाद शेन योचो ने झिझकते हुए कहा, क्या ये सच में वही थंडरवाटर स्नैक का बच्चा है जिसके साथ तुमने सुबह अनुबंध किया था? सिर्फ आधे दिन में यह इतना बड़ा कैसे हो गया? मैंने भ्रमित भाव से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। मैंने सुबह से थोड़ा खिलाया था और जब मैं उठा तो यह ऐसा हो गया था। उसी समय मेरा फोन बजा। मैंने अपना मोबाइल उठाया और कॉल का जवाब दिया। हेलो फोंग युआन, जानवर, आप कौन हैं? विशेष जांच दल लिंग वुतांग का समूह पकड़ा गया है। जानवर अब झोंगहाई शहर के नंबर 2 अनेक्सन हॉलिडे विला में है। अगर तुम खाली हो तो तुरंत यहाँ आओ। हम यहाँ एक मामले की जांच कर रहे हैं। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैं तुरंत सहमत हो गया और थंडरवाटर स्नैक को वापस 20 डायमेंशन में बुला लिया। शेन योचो को अलविदा कहकर मैं दरवाजे से बाहर भागा। इस समय अनेक्सन विला में कैप्टन जो बोवेन पहली मंजिल के प्रवेश हॉल में खड़े थे। अधिकारी जियोजू ने उनके बगल में फुसफुसाया, कैप्टन जो, अभी 2 लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। कह रहे थे कि वे आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगा। दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि मैं और अंकल ली घिरे हुए हैं। फोंग युआन, मैंने एक शब्द कहा। जो बोवेन ने हाथ हिलाया और आसपास के अधिकारी तितर बितर हो गए। मैं और अंकल ली जो बोवेन के पीछे एक दूर के कमरे में गए। अंदर आओ, तुम्हारा आत्मिक जानवर अंदर है, लेकिन खुद को तैयार कर लो। मैं जो बोवेन के पीछे एक दूर के कमरे में गया। इन पिंजरों में कई घायल आत्मिक जानवर कैद थे। अग्निकिरीन ने अब अपनी पिछली शान खो दी थी। वो एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था, कमजोर आवाज में कराह रहा था। उसका शरीर कोड़े के निशान और बड़े छोटे चाकुओं के घावों से भरा था। मैं आगे गया और काले लोहे के पिंजरे के किनारे पर खटखटाया। अग्निकिरीन ने आलस से अपना सिर घुमाया, लेकिन फिर वो घबराकर उछल पड़ा, पिंजरे के सामने दौड़ा और मेरी दिशा में काटने लगा। लेकिन मजबूत पिंजरे ने उसे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। ये देखकर कि वो मुझे डरा नहीं सकता, अग्निकिरीन ने कराहना शुरू कर दिया, जैसे कि वो ईमानदारी से पश्चाताप कर रहा हो। पुलिस अधिकारी जो, सच कहूँ तो मुझे अब यह आत्मिक जानवर नहीं चाहिए। आप लोग इसके साथ जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। भले ही आप इसे मारकर मांस खा लें, मुझे कोई समस्या नहीं है। ये कहकर मैं मुड़कर चला गया। अग्निकिरीन, जो समझ गया था, चिंतित हो गया। वो पागलों की तरह पिंजरे के किनारे खरोंचने लगा। जो बोवेन ने सही समय पर मेरी बांह पकड़ ली और फुसफुसाया, जितना मजबूत आत्मिक जानवर का ब्लड लाइन होता है, उतना ही वो अभिमानी होता है। थोड़ा सा सबक सिखाना ही काफी है। हम वास्तव में इस अग्निकिरीन को संभाल नहीं सकते, और तुम्हारे पास अभी कोई आत्मिक जानवर भी नहीं है। बीस्ट मास्टर विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में केवल 2 महीने बचे हैं। तुम अपने भविष्य के साथ मजाक नहीं कर सकते। मेरे होठों के कोनों पर एक मुस्कान आ गई। किसने कहा कि मेरे पास कोई आत्मिक जानवर नहीं है? अचानक एक रोशनी चमकी और एक विशाल नीला सांप प्रकट हुआ। ये देखकर कि मैंने एक नए आत्मिक जानवर के साथ अनुबंध कर लिया है। अग्निकिरीन की आंखें उदास हो गईं।
पूर्व मालिक जिसे वो इतना नापसंद करता था, उसके पास अब एक नया आत्मिक जानवर था। उसके दिल में एक अवर्णनीय जटिल भावना पैदा हुई। जो बोवेन पहले तो चौंक गया, फिर उसके चेहरे पर एक मुश्किल भाव आ गया। छोटे भाई, हमें जो आदेश मिला है वो ये है कि सभी आत्मिक जानवरों को उनके मूल मालिकों को वापस करना होगा। मैंने एक पल के लिए सोचा, फिर अग्निकिरीन के सामने रुका और गंभीर स्वर में कहा, मालिक और गुलाम का अनुबंध, अगर तुम हस्ताक्षर करते हो तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अभिमानी अग्निकिरीन के लिए ये स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य था। ये देखकर कि मैं मुड़ने वाला था, अग्निकिरीन ने अपनी चोटों की परवाह नहीं की और पागलों की तरह पिंजरे से टकराने लगा। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। ये देखकर मैं संतुष्टि से मुस्कुराया।